तो बच्चों, मैंने आप लोग को थ्योरी जस्ट, हाँ ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए जो थ्योरी की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो नेक्स्ट मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बताना था, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग जो क्वेश्चंस कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और मैं आपको डाउट्स बताऊंगा। तो मुझे कुछ बच्चों ने इस वीडियो में कमेंट्स किए हैं और कमेंट्स के थ्रू डाउट्स बताए। तो जैसे मैं शिवदत्त चौबे फ्रॉम जबलपुर, है ना, काफी क्वेश्चंस हैं जो इनके डाउट्स हैं। नेक्स्ट शिवदत्त चौबे, रवनीत सिंह फ्रॉम जबलपुर, इनके भी लगभग 7-8 डाउट्स हैं। राजीव पांडे फ्रॉम होशंगाबाद, इनके भी काफी क्वेश्चंस हैं। रोहक आर्या फ्रॉम जबलपुर, इन्हें भी काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। गुड मॉर्निंग सर। रुद्राक्ष तिवारी, इनके भी काफी क्वेश्चंस हैं। अमनदीप सिंह रायत, इस बच्चे ने भी काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। आयुष शुक्ला फ्रॉम जबलपुर, इनके भी काफी क्वेश्चंस हैं। इशत व्यवहार, इसने तो मुझे जो डाउट्स पूछे हैं लगभग 4 घंटे पहले, इसका मतलब रात भर ये बच्चा जगा है। काफी क्वेश्चंस हैं। लेकिन सार्थक सिंह, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मॉर्निंग के 8:30 बजे, और यदि 4 घंटे पहले मतलब सवेरे पढ़ाई की है, मतलब सार्थक सिंह 1 घंटे पहले भेजा है। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज मुझे नोटिस में आ रही है, जो वो ये है कि कुछ बच्चों के काफी ज्यादा डाउट्स हैं और कुछ बच्चों के कम डाउट्स हैं। हालांकि वो सारे डाउट्स मैंने नोट कर लिए हैं, सब बच्चों के डाउट्स में क्लियर तो कर देता हूँ। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग, यदि डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं यदि आपके, इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। और यदि डाउट्स कम है, इसका मतलब है कि ठीक है, बढ़िया है, मतलब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर वर्क किया। मैं ड्रॉपर्स को भी स्पेशली बताना चाह रहा हूँ, आप ये मान के चलिए यदि एमसीक्यूज जो है वो आपको फास्ट करना है और आप चाहते हैं कि ये आपको बने, तो जो वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप नजरअंदाज करते हैं, ये तो एग्जाम में आना ही नहीं है, हमको तो सीधा एमसीक्यू आना, हम उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर करेंगे आपको। तो जो मेरी 12th की प्लेलिस्ट है उसमें हर चैप्टर के बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। एटलीस्ट कम से कम वो लॉन्ग क्वेश्चंस करिए आप। वो लॉन्ग क्वेश्चंस आप करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और डेफिनेटली मैंने आपको जो बुकलेट है वो भी प्रोवाइड की हुई है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि टाइटल्स दिए रहते हैं, उसके साइड में एरो बना हुआ है। वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो है। जैसे ही आप उस एरो को क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पूरा ओपन होगा। उस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, 12th के न्यूमेरिकल्स की बुकलेट का भी दिया है, ड्रॉपर्स एमसीक्यू के लिए भी दिया हुआ है। तो आप दोनों बुकलेट डाउनलोड कर लीजिएगा, और यदि हो सके तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कीजिए और एमसीक्यू भी कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं
और एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस कीजिए, वो आप एग्जाम के लिए जो है फोकस हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। तो चलिए बच्चों, मैं डाउट्स बताना शुरू करता हूँ। मैंने पूरे बच्चे, जितने बच्चों ने मुझे ये डाउट्स भेजे हैं कमेंट बॉक्स में, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए, मैं सॉल्व करवाते जा रहा हूँ। किसी बच्चे ने, जितने मैंने बच्चों के नेम लिए हैं उनमें से किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, आई थिंक रवनीत ने बोला है। 2 small spheres each having the charge plus q are suspended by insulating threads of length L from a hook. This arrangement is, मैं बच्चों यदि सॉल्व करवाना हो तो फटाफट करवा दूंगा मैं, पर मुझे साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने, तो मुझे तो टाइम लगेगा। पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आपको फटाफट सॉल्व करना है, वो आप टाइमिंग आप देखिए, मैं तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको बताते जाऊंगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, परफेक्ट, देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशंस एंड द टेंशन इन ईच विल बी। क्या है कि जरा आप सोचो, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, यदि ऐसा होता, ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ये पोजीशन बनती, ग्रेविटेशनल फोर्स होता और 2 स्मॉल बॉल्स होती, स्मॉल स्फीयर्स, each having the charges plus q are suspended by insulating threads of length L from a hook. There is arrangement in taken in, क्या है बच्चों, इस पर भी q है, इस पर भी q है, फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करता, ये इसको रिपेल करता, इक्वल फोर्स से दोनों, और यहाँ पर वेट जो है वो भी वर्क करता, यहाँ टेंशन होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन यदि होती तो ऐसी कंडीशन बनती। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये वाला वेट ही नहीं है भाई, वहां पर स्पेस जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, तो केवल बचा रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फिर इसके बाद क्या कंडीशन बन जाएगी, ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, ये ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा, सेकंड इसको रिपेल करेगा, और ये दोनों फोर्स भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, फर्स्ट सेकंड, तो डेफिनेटली तो तय है कि एंगल जो है वो 180 डिग्री का आ जाएगा। अब रहा सवाल, ये L है और ये Q है, ये भी L है और यहाँ भी चार्ज Q है, तो फर्स्ट सेकंड पर फोर्स लगाएगा, सेकंड फर्स्ट पर, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे, F12 is equal to of F21, F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकंड, F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे, और डेफिनेटली जैसा मुझे ऑप्शन दिख रहा है उस बेसिस पर ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। मैंने स्मॉल q लिख दिया है, वहां कैपिटल q है, तो ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए। नेक्स्ट किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मेहनत करो बच्चों, क्वेश्चंस करो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम and 2 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of each side 10 centimeter. The resultant force on the charge at C, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो यहाँ पर A, ये B और ये C ले लो, A ले लो, इसको B और इसको C, ये कंडीशन बन रही है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ ए पर बोला है 1 माइक्रोकूलम, बी पर बोला है -1 माइक्रोकूलम और सी पर बच्चों बोला है 2 माइक्रोकूलम।
ईस्ट साइड 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। क्वेश्चन आप एसआई सिस्टम में करोगे ना, इसलिए पूरा एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। लेंथ अपन मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। तो अब हमको सी पर बताना है, सी पर रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर ए जो है वो सी को रिपील करेगा ना, इसको आप एफ सी ए बोल सकते हो, फोर्स ऑन सी बाय ए, और बी इसको अट्रैक्ट करेगा तो आप बोलोगे इसको एफ सी बी। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 60 60 60, और ये लाइन है तो पूरा एंगल 180 का होगा। ये 60 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 120 का हो गया। अब आप एफ सी ए निकाल लीजिए, एफ सी बी निकाल लीजिए और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए। भाई फोर्स वेक्टर है तो आपको एफ सी ए निकालना है, 9 into 10 to the power 9 into 1 micro into 2 micro, 1 micro 2 micro, a 0.1 square। यहाँ पर B अट्रैक्ट करेगा तो एफ सी बी फोर्स ऑन सी बाय बी कितना होगा 9 into 10 to the power 9 into 2 micro into 1 micro divided by 0.1 square। फोर्स वेक्टर है ना, वेक्टर में अपन चार्ज के साइन नहीं रखेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे तो वेक्टर्स हम करेंगे, तो आपको यहाँ पर चार्ज का साइन नहीं रखना है। फोर्स के केस में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नहीं रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखना है, एनर्जी में रखना है, वर्क में रखना है। तो जब आपको ये एफ सी ए आ गया, एफ सी बी आपने निकाल लिया, ये फोर्स फाइंड कर लिया, ये फोर्स फाइंड कर लिया, इनके बीच का एंगल पता है, तो सी पर जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो आप निकाल दोगे ना भैया। एफ सी इक्वल टू रूट ओवर एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए इंटू एफ सी बी into cos 120। वेक्टर्स में रिजल्टेंट अपन कैसे फाइंड करते हैं, r is equal to root over a square plus b square plus 2ab cos theta। what is the magnitude of first vector? तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे आएगा। cos 120 मतलब cos 180 minus 60 मतलब माइनस cos 60 हो जाएगा। ASTC मेथड मैंने इस में सबसे फर्स्ट वीडियो वही डाला हुआ है, वो कर लीजिएगा। ASTC मेथड भले उसमें शुरू में वो पोस्टर पर 11 लिखा पर वो आपके लिए काम का है। तो cos 180 minus 60 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस cos 60 माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ माइनस हाफ जाएगा तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई लगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स यदि डायरेक्शन बताना है आपको, मान लीजिए आपको डायरेक्शन बताना है इसके साथ, हालांकि दिया नहीं है शायद, केवल मुझे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें रिजल्टेंट फोर्स पर पूछा है शायद, मैग्नीट्यूड पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। डायरेक्शन बोला होता तो मान लीजिए सपोज इस रिजल्टेंट फोर्स का इसके साथ में एफसी के साथ में अल्फा एंगल, तो आप लोग याद करो वेक्टर्स में एंगल कैसे निकालते थे आप, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, इस फॉर्मूले से। व्हाट इज अल्फा, मतलब उसमें होता ये था कि ये आपने एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये रिजल्टेंट था। तो a और b के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है मॉड, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा।
और इसको रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के साथ में एंगल यदि अल्फा हो तो अल्फा के लिए अपन इससे निकाल देंगे tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b मतलब मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर और a मतलब मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर जो है वो आपने fc ले लिया और सेकंड वेक्टर होगा fcb। तो यहाँ पर b की जगह क्या जाएगा बच्चों, fcb आ जाएगा, a की जगह क्या जाएगा, fca आ जाएगा, यहाँ भी fcb आ जाएगा और थीटा कितना जाएगा 120, यहाँ भी 120। तो यदि आप इसमें ये वैल्यूज रख दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इससे डायरेक्शन आएगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा आ जाएगा। ये अल्फा जो एंगल है इससे होगा फर्स्ट वेक्टर, मतलब AC के साथ में कितना एंगल पर रिजल्टेंट फोर्स है वो निकाल सकते हो। हालांकि ये बात अलग है कि इस क्वेश्चन में हमने नहीं पूछा है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, मैं जबरदस्ती समझा रहा हूँ आपको, तो कोई जरूरी नहीं आपको आगे कोई डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से, आपके डाउट्स करवाऊंगा तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा डाउट्स भी बताते जाऊंगा। बच्चों इसमें आप सब वैल्यू रखोगे तो जैसा मुझे दिख रहा है उस बेसिस पर एक आंसर ये बोल रहे हैं फिफ्थ का बी 1.8 न्यूटन वो आ जाएगा। आप वैल्यू रखकर देखिएगा आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट तो आप कौन से कीजिएगा 6। फिर किसी ने मुझसे 6th डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। 2 copper balls each weighing 10 grams are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10 to the power 6 atoms is transferred from one ball to the other, the Coulomb force between them, atomic weight of copper. मैंने बोला ना वो 12th की जो न्यूमेरिकल की जो शीट है थी वो कर लिए होते तो ये एमसीक्यू आपको बहुत आसान हो जाता। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने उसमें करवाया है। चलिए ठीक है, यहाँ भी करवाता हूँ। हमको कॉपर बॉल्स बोला है और दोनों का मास कितना गिवन है 10 ग्राम्स। एयर में है और कितने डिस्टेंस पर है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। If one electron from every 10 to the power 6 atoms is transferred from one, मतलब change in electron है ना is equal to 1 electron per 10 to the power 6 atoms। मतलब यदि इस पीस के पास में 10 to the power 6 एटम्स होते तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और जब इसके डबल यदि एटम्स होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब हमको पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और हमको उसके अलावा बोला है एटॉमिक वेट गिवन है 63.5 ग्राम्स पर मोल। जब ऐसा दिया हो तो यूनिट ग्राम्स पर मोल होती है। इसका मतलब है कि यदि हमारा कॉपर भी 63.5 ग्राम का होता तो 1 मोल का होता, लेकिन क्वेश्चन में वो कॉपर पीस 10 ग्राम का गिवन है। यदि 10 ग्राम का है तो इसका मतलब कितने मोल का होगा, सेम साइन देयरफॉर कर रहा हूं मैं 63.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स 10 into 1 अपॉन 63.5 मोल। इतने मोल का हमने पता कर लिया, हमारा कॉपर पीस इतने मोल का है। अब यदि 1 मोल का होता तो कितने एटम्स होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23। इतने एटम्स अवेलेबल होते हैं कॉपर पीस में। लेकिन हमारा जो कॉपर पीस है वो तो कितने मोल का हमने पता कर लिया, ग्राम को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में 10 अपॉन 63.5 मोल। तो इसमें कितने एटम्स अवेलेबल होंगे इजीली निकल आएगा।
10 upon 63.5 into 6.023 into 10 to the power 23 upon 1. ये निकल आए नंबर ऑफ एटम्स। इतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं हमारे कॉपर पीस में। यदि 10 to the power 6 एटम्स होते तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता? मात्र 1। हमारे जो कॉपर पीस है उसमें इतने हैं 10 अपॉन 63.5 into 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। इतने एटम्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? तो सिंस एंड देयरफॉर कर दीजिएगा 10 अपॉन 63.5 into 6.023 into 10 to the power 23 divided by 10 to the power 6। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फर्स्ट में से सेकंड पर। इसका मतलब मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो n की वैल्यू आ गई। इसका मतलब n इज इक्वल टू, डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली है 60.23 into 10 to the power 23 divided by 63.5 into 10 to the power 6 पे -6 जाएगा। मुझे तो ये लगभग बराबर दिख रहा है तो मैं तो कैंसिल करूंगा इसको, अप्रॉक्स क्लोज आंसर निकालूंगा मैं। ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा तो n का मतलब हो जाएगा 10 to the power 17। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर चार्ज होगा Ni, जिसमें से निकलेंगे उस पर Ni पॉजिटिव, और सेकंड पर सेम चार्ज होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q is equal to 10 to the power 17 into 1.6 into 10 to the power -19। इसका मतलब चार्ज हो गया 1.6 into 10 to the power -2। ये चार्ज फर्स्ट बॉडी पर भी होगा और सेकंड पर भी होगा। फर्स्ट कॉपर पीस पर भी होगा, सेकंड पर भी होगा, बस फर्क आएगा फर्स्ट पर पॉजिटिव होगा, सेकंड पर नेगेटिव होगा। अब जब इन कॉपर पीस को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है आपने और इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है तो कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 9 × 10⁹ into Q square by R square। क्योंकि आप एयर में रख रहे हो तो एयर में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल वैल्यू रख देना 9 × 10⁹ into Q 1.6 into 10 to the power -2 square upon R square। R कितना? 0.1 स्क्वायर। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सी आंसर मैच कर जाएगा। मेरा टारगेट तो आपके डाउट्स क्लियर करना है, किस तरीके से प्रोसेस जो है वो मुझे समझाना है, जो आप नहीं कर पा रहे थे या नहीं हो रहा था उसकी वजह से। नेक्स्ट बच्चों, इसी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डाउट पूछा है। बहुत सिंपल मुझे दिख रहा है, a solid conducting sphere of radius small a has a net positive charge 2q। ये जो है ना यहाँ पर इसका रेडियस है a और इस पर चार्ज है +2q, और फिर उसके बाद दिख रहा है मुझे कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर radius b and outer radius c is concentric with the solid sphere has a net charge -u।
अब शेल बोला है और शेल जो है उसमें कुछ थिकनेस है, तो इसका जो इनर रेडियस है वो b है और जो आउटर रेडियस है वो c है, और इस पर चार्ज बोला है नेट चार्ज -2, तो नेट चार्ज सरफेस पर होगा -2. The surface charge density on the inner and outer surface of the sphere, the spherical shall be charge density. अब डेफिनेटली शेल पर बोला तो शेल जो है उसमें सरफेस होगा ना, तो चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो हमको इनर पर बताना है तो इनर सरफेस के एरिया निकालना पड़ेगा और इनर सरफेस पर चार्ज. तो यदि हम बोलेंगे चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल, यहां पर तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर -2q चार्ज आ जाएगा और आउटर पर कितना आ जाएगा +2q. भाई इस कंडक्टर की वजह से इंडक्शन की वजह से -2q और यहाँ पर आ जाएगा +2q, तो इजिकल टू यहाँ पर चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल ये हो जाएगा -2q and charge on -2q and outer पर outer surface of shell इस पर आ जाएगा +2q, लेकिन ऑलरेडी ऑन -2p है इसलिए नेट चार्ज हो जाएगा q. तो अब ये चार्ज होगा इनर पर और ये चार्ज होगा आउटर पर. अब यदि इनर पर अपन बोलते हैं चार्ज डेंसिटी इनर पर, तो हमको बोलना पड़ेगा चार्ज अपॉन एरिया. तो एरिया मतलब ये हो जाएगा स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर और r यहाँ पर क्या है b, तो b स्क्वायर. और यही चार्ज डेंसिटी है हमसे पूछा है आउटर पर c पर, तो वहां पर नेट चार्ज हो जाएगा q हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, वहां का रेडियस c बोला गया तो c स्क्वायर. तो इस बेसिस पर जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आंसर होना चाहिए -2q/4 पाई लो, ये आंसर लग रहा है. फिर किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है. 9 मैंने आप सबके कमेंट बॉक्स देखकर नंबरिंग कर ली थी और मैंने देख लिया था किस किस से कौन कौन से डाउट सब नोट कर लिए थे, इसलिए मैं सब बताते आ रहा हूँ. तो 9 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास. आप लोग लेकिन कमेंट बॉक्स में जब डाउट पूछते हैं तो जिस सिटी के हैं शहर के हैं उसका नेम जरूर लिखिएगा. 2 particles of equal mass m and charge small q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. अब दोनों पार्टिकल के पास में मास है तो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएंगे और दोनों के ऊपर चार्ज भी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे, लेकिन फिर भी बोल रहे दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल किया होगा. तो द वैल्यू ऑफ q बाय मतलब ऐसी पोजीशन होगी, ये ऐसी पोजीशन होनी चाहिए. इसका मतलब कि ये m मास तो डेफिनेटली इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज भी है q ये रिपल भी करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स. और बोला कोई फोर्स नहीं लग रहा दोनों पर, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल कर देगा. मतलब ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, ये कंडीशन होगी. ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पता है G m
एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स की जहां तक बात है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सॉरी एम एन था, एम स्क्वायर दिया था, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर एम एन तो एम स्क्वायर लिख ही देता हूँ मैं इसको, एम स्क्वायर, जैसे वहां क्यू को मैंने क्यू स्क्वायर लिख दिया वैसा। तो हमको फाइंड करना है q बाय m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा g into 4 pi epsilon नॉट इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय m स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ये रूट हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसका मतलब ये आंसर आएगा डी ऑप्शन। फिर किसी ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा है, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C, and finally removed away from both the new force of repulsion between B and C. यहाँ पर ये चार्ज है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस करो आप, उसी में आपका भला हो जाएगा। इस पर भी क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, दोनों के बीच में सेपरेशन है आर और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है एफ। तो एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q square by r square, ये जाएगा 1। कितना फोर्स लग रहा था F। बाद में आपने किसी थर्ड चार्ज को जो B से आइडेंटिकल है लेकिन अनचार्ज है उससे टच करवा दिया, उस थर्ड चार्ज को मान लीजिए आपने यहाँ पर रखा, अब थर्ड के पास चार्ज तो है नहीं, B से टच और करवा दिया आपने, ये जो थर्ड चार्ज है सपोज को मैंने दे दिया ए, तो जब आप टच करवा दोगे तो दोनों पर टोटल चार्ज तो क्यू रहेगा ना, क्योंकि ए तो अनचार्ज था, केवल बी पर चार्ज था, तो इसलिए दोनों के बीच में चार्ज का क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टोटल चार्ज क्यू रहेगा। जैसे ही आप ए को सेपरेट करोगे तो ए और बी के बीच में आइडेंटिकल है, बराबरी के भाई, हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, तो बी पर जो चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा q/2, और बाकी हाफ चार्ज जो है वो ए ले जाएगा, और वो ए ले आकर किसके पास, किससे जाकर टच कर रहा है सी को, तो स्वाभाविक है कि जब सी को टच करेगा ये ए, तो ए और सी पर मिलाकर टोटल चार्ज हो जाएगा q/2 प्लस q। ए का चार्ज प्लस सी का चार्ज, सी पर ऑलरेडी q था, तो इसलिए अब इन दोनों पर मिलाकर टोटल चार्ज रहेगा bq/2। चार्ज स्केलर है ना, अलजेब्रिक सम करोगे, फिर आपको बोला गया है कि भैया ये b तो ठीक है, q/2 रह गया, फिर a को रिमूव भी कर दिया आपने, c से टच करके फिर a से हटा भी, c से हटा भी दिया, तो डेफिनेटली a और c के बीच में हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल चार्ज 3q/2 था, इसका हाफ मतलब 3q/2/2 मतलब 3q/4। इतना चार्ज किस पर बचेगा C पर, और इतना ही चार्ज किस पर रहेगा A पर। A तो चला गया चार्ज लेकर, तो C पर कितना चार्ज बचा, इस टोटल वैल्यू का हाफ मतलब 3q/2/2 मतलब 3q/4 ये। और अब इनके बीच का सेपरेशन अभी भी उतनी है R, तो अब इनके बीच में जो न्यू फोर्स लगेगा वो लगेगा F' = 9 into 10⁹ into q/2 into 3q/4 upon r square।
इतना लगेगा। अब आपको समझना चाहिए एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 और 3 बाय 8 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, एफ के, ओरिजिनल फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर रख देंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू 3 बाय 8 टाइम्स ऑफ एफ। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आना चाहिए ये डी आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। 11 question है, charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. The system of the three charges will be in equilibrium if the small q is equal to, और कोई डायग्राम नहीं दिया है, सिंपल बोला है चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the line joining two charges capital Q। ये देखो ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, लाइन जॉइनिंग ये सेंटर। A small charge is placed at the center of the line joining the two charges capital Q। यहाँ पर the system of the three charges, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में भाई। if small q is equal to, ये स्मॉल q की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम जो भैया जब तक आपने नहीं रखा था इसको तो ये फर्स्ट चार्ज इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं। फर्स्ट सेकंड को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। आपको बोला है बाद में इसके रखने के बाद ये सेकंड इक्विलिब्रियम में हो गया। ये तो तभी हो सकता है जब सेकंड पर जितना फोर्स, सेकंड पर फोर्स कौन लगा रहा था, F21। F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट। तो जितना सेकंड ने फोर्स, सेकंड पर फोर्स लगाया फर्स्ट ने, उतना फोर्स डेफिनेटली थर्ड भी लगाने लग गया है, लेकिन जस्ट अपोजिट। तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा यहाँ पर। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं F23, फोर्स ऑन सेकंड बाय थर्ड। और ये फोर्स डेफिनेटली F21 के इक्वल होना चाहिए। और अपोजिट, अपोजिट कब होगा, देखिए थर्ड चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब एक बात तय हो गई कि थर्ड चार्ज डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन में मुझे दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो नेगेटिव हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर सही है। अब आपको लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा तभी आप टिक कर पाओगे। तो अब आप ये समझ जाइएगा कि ये डिस्टेंस सपोज a और ये भी a, टोटल डिस्टेंस भले 2a था, मिड पॉइंट में कहने का मतलब a। अब ये थर्ड भी बैलेंस में है। अच्छा ये सेकंड यदि बैलेंस हो जाता है तो मतलब फर्स्ट भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेम कंडीशन बन रही है। अब इसको थर्ड को फर्स्ट क्या करना होगा, अट्रैक्ट, और इस फोर्स को आपने नेम दोगे F31, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। इतना ही फोर्स सेकंड भी लगाएगा इसको, F31, F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। तो डेफिनेटली ये थर्ड वो भी बैलेंस हो जाएगा। मतलब पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या कंडीशंस बननी चाहिए, इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इस पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब F21 is equal to F23, ये कंडीशन होगी। फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड बाय थर्ड। इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्मॉल q के इक्विलिब्रियम के लिए F31 is equal to F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट।
इज इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। यदि इन कंडीशन को फुलफिल कर दोगे तो डेफिनेटली ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड चार्ज का। तो इनमें से किसी भी एक कंडीशन, इसी कंडीशन को फॉलो करके देखो, हो सकता है इसी से आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो देखेंगे अपन सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। लेकिन आप लोग चूंकि थोड़ा नोट वोट करते हैं इसलिए मैं साइड में एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ। मतलब यहाँ पर करके देखिएगा, वो कंडीशन अप्लाई कीजिए F21 इज इक्वल टू F23। F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, तो जरा इलेक्ट्रिक फोर्स 9 into 10⁻9 into capital Q upon 2a square, क्योंकि फर्स्ट पर चार्ज कैपिटल Q है, इस पर भी कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। तो बाय कूलम्स लॉ 9 into 10⁻9 into Q upon distance square। F23 फोर्स ऑन सेकंड बाय थर्ड, ये जाएगा 9 into 10⁻9 चार्ज ऑन सेकंड कैपिटल Q, चार्ज ऑन थर्ड स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर a स्क्वायर। इसी से आंसर आ गया, ये कैंसिल हो गया, कैपिटल Q कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डेफिनेटली हो जाएगा q/4 इज इक्वल टू q। और साइन के लिए बात करेंगे तो नेगेटिव, ये अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था b -q/4। नेक्स्ट हमको मुझे डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ ताकि मुझे पूरी जगह मिले। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। चार्जेस ऑफ +10/3 into 10 to the power -9 coulomb are placed at each of the four corners of the square of side 8 cm. The potential at the intersection of the diagonals। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, पोटेंशियल से रिलेटेड आ गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल का 10/3 into 10 to the power -9 सब पर सेम चार्ज है। मान लीजिए मैं Q बोलता हूँ तो यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी, और इनके जो डायगोनल्स हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर हमको पोटेंशियल बताना है V, जबकि साइड है 8 सेंटीमीटर, 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये निकाल लोगे आप। मान लीजिए इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, इसको D। तो AC लाइन बाय पाइथागोरस थ्योरम √8² + 8², ये 8 है, ये 8 है, तो ये आ जाएगा मतलब 8√2 सेंटीमीटर। अभी मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये हाफ लेंथ अपन बात करें ना A को, जब अपन को जरूरत है सब इसका R बोला मैंने, तो 8√2/2 हो जाएगी, मतलब 4√2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो इनटू 10⁻2 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। यही डिस्टेंस जो है यहाँ का भी होगा, यहाँ का भी होगा, यहाँ का भी। तो इसका मतलब इस सेंटर वाले पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा V1 + V2 + V3 + V4। सब पर चार्ज सेम है, सबका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए सब के कारण पोटेंशियल भी सेम होगा। कितना होगा 1/4πε0 × Q/R²।
जो फॉर्मूला आपका पोटेंशियल, सॉरी आर इसका नहीं, आर जो आपका फॉर्मूला है, तो उस बेसिस पर यदि हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे चारों के कारण इक्वल है तो 4 टाइम्स ऑफ 1/4 by x minus naught 9 into 10.9 into q by r, q कितना है 10 by 3 into 10 to the power minus 9 upon r, r मतलब डिस्टेंस, तो ये 4 root 2 into 10 to the power minus 2। तो इसमें बच्चों ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर पोटेंशियल V इज इक्वल टू T अपॉन रूट 2 1.4 और ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। चलो रहने दो इसको रूट 2, क्योंकि आंसर दिख रहा है 1500 into रूट 2, तो अपन ज्यादा बेटर ये है कि रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 से डिवाइड करते हैं। अभी फिलहाल देखो v इक्वल टू कितना आ रहा है 3000 बाय रूट 2, और यदि रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो रूट 2 into रूट 2 हो जाएगा, 3000 बाय 2 1500, तो इसलिए आंसर जाएगा 1500 into रूट 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 है, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन at T is equal to 3 into 10 to the power 6 volts per meter. The maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately in coulombs. क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर की एक फिक्स कैपेसिटी होती है और उसमें आप उतना चार्ज स्टोर कर सकते हो, एक मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे वाटर टैंक की कैपेसिटी होती ना 500 लीटर से, उसमें 500 लीटर तक वाटर स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। वैसे ही कंडक्टर्स है, उसमें भी आप चार्ज दोगे तो स्टोर करता है, उससे ज्यादा करोगे तो वो चार्ज एयर में लीक हो जाएगा। क्यों लीक हो जाएगा? क्योंकि उस चार्ज की वजह से जो सराउंडिंग एयर है उसके ऊपर इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि चार्ज इंक्रीज करने से इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और इंटेंसिटी हाई होने से वो एयर का इंसुलेशन बच्चों ब्रेक कर देगा। तो हमको बोला है कि जो एयर है उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है 3 into 10 to the power 6 volts per meter से ज्यादा इंटेंसिटी पर। मैक्सिमम चार्ज हम लोग कितना कर सकते हैं, जबकि डायमीटर दिया हुआ है। तो इस स्फीयर के केस में यदि हम बात करें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपना क्या होता है 9 into 10 to the power 9 into q by r स्क्वायर। जिस वक्त चार्ज मैक्सिमम होगा उस वक्त इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां तक लानी है हमको, कहां तक लानी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 ना, 3 into 10 to the power 6, तो उस वक्त कितना मैक्सिमम चार्ज देंगे वो निकल आएगा। जैसे हमको रेडियस बोला, डायमीटर बोला 5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5/2। इतना मैक्सिमम चार्ज आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इतना चार्ज देने से इंटेंसिटी आ जाएगी। इससे ज्यादा चार्ज इंक्रीज करोगे इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और वो चार्ज एयर में लीक होने लगेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 into 10 to the power 6 into 25/4 divided by 9 into 10 to the power 9 is equal to of q maximum। 3 से बच्चों ये 3 होता है,
और ये 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 25/12 हो जाएगा। और 10 to the power 6 अपॉन 10 to the power 9, तो ये हो जाएगा 10 to the power -3 जो मैक्सिमम। ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 × 10 to the power आ रहा है बच्चों, यदि 24 होता तो 2 आ जाता है, 2 × 10 to the power 3 कूलम्स मैक्सिमम चार्ज। इससे ज्यादा चार्ज दिया आपने और इंटेंसिटी बढ़ी, तो एयर का इंसुलेशन ब्रेक हुआ, मतलब चार्ज एयर में आया, करंट लीक होना चालू हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है किसी ने, मैंने सब मार्क कर लिए डाउट बच्चों के। Two spheres A and B of radius 4 cm and 6 cm are given charge of 80 and 40. If they are connected by a fine wire, the amount of charge flowing from one to the other is. ये A, ये B, A का रेडियस 4 सेंटीमीटर और B का रेडियस 6 सेंटीमीटर। A पर चार्ज 80 माइक्रोकूलम और B पर 40 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज थोड़ा सा कम फ्लो करेगा। तो हमको बताना कितना चार्ज फ्लो करेगा। क्या है बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना ये कंडक्टर्स की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज है वो फ्लो करता है कैपेसिटी के रेशो में। तो आ जाएगा इस पर, तो हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए C1 निकाल लो, 4πε0 × R1। स्फेरिकल कंडक्टर है ना, उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4πε0 × R1। और ऐसे ही सेकंड आ जाएगा। तो इससे हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे बाद में। फिर फर्स्ट पर कितना चार्ज होगा, तो C1 × V, जो बचा हुआ चार्ज आ जाएगा। या डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं, Q1 अपॉन उससे भी आ जाएगा, ठीक है, बाय लॉ उससे भी आ जाएगा बच्चों। Q1 अपॉन Q2 = C1/C2, Q1 डैश Q2 डैश। ये कॉन्सेप्ट था अपना, ये था अपना कॉन्सेप्ट। जब अपन 2 कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पर इनमें चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटी के रेशियो में होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फर्स्ट पर चार्ज सपोज Q1 डैश, सेकंड पर चार्ज सपोज Q2 डैश, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश = C1/C2 होता है। तो इसमें अपन को मालूम है C1 का मतलब क्या, 4πε0 × R1। R1 मतलब 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में रखना चाहिए कायदे के अनुसार, 4 × 10⁻² मीटर। पर वो कन्वर्जन कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए नहीं रखा हूं। यहाँ पे 4πε0 × 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2/3। अब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश = 2/3 आ गया। आप चाहो दोनों तरफ +1 कर दो, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, और नहीं करना है
तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो Q1 डैश इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ Q2 डैश। मतलब जो फर्स्ट पर चार्ज होगा वो कितना होगा आफ्टर कनेक्शन, कितना होगा सेकंड के चार्ज पर 2/3। अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन कितना है 80 माइक्रोकूलम प्लस 40 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू Q1 डैश कितना है 2/3 ऑफ Q2 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। Q1 डैश की वैल्यू रखी है, ये कितना हो गया 120 माइक्रोकूलम इनटू इज इक्वल टू यहाँ पर ये कितना जाएगा 3 + 2 5/3 Q2 डैश की वैल्यू यहाँ से इसको 5 से 24 हो गया और 24 इंटू 3 कितना हुआ 72 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू Q2 डैश। कनेक्ट करने के बाद सेकंड पर जो चार्ज है वो 72 माइक्रोकूलम हो गया। पहले 40 था और वायर से कनेक्ट करने के बाद 72 बढ़ गया भाई, 32 माइक्रोकूलम बढ़ गया। मतलब A से B पर चार्ज फ्लो हुआ है, A पर चार्ज इसका मतलब कम हो गया। कितना कम हो गया 32 माइक्रोकूलम कम हो गया, 80 - 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, अच्छा केवल ये पूछा कितना फ्लो करा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 32 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B, क्योंकि जो B है ना उस पर चार्ज इंक्रीज हुआ है। देखो ना आप Q2 डैश माइनस Q2 72 माइक्रोकूलम माइनस 40 32 माइक्रोकूलम जो है वो इंक्रीज हुआ है B पर। A से फ्लो करके क्या तो बच्चों जो पिछला क्वेश्चन 14 था वो एक्चुअली में कैपेसिटी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, और ठीक है एक आध दो क्वेश्चन चलता है, आगे कॉन्सेप्ट पर आ गए, मैं समझा तो रहा हूँ आपको। और ड्रॉपर्स हो, वैसे भी ये ड्रॉपर्स के लिए मैंने बोला, मतलब इसका मतलब है कि आपने 12th पढ़ा तो आपको ये पता ही है। और सपोज 12th के स्टूडेंट्स हो तो भी एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए तो आगे समझ लेना। फिर मैं समझा रहा हूँ, फिर देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the intensity of electric field required to balance a proton of mass and charge is nearly। अब प्रोटॉन को बैलेंस कर रहे हो भाई, प्रोटॉन को बैलेंस करने का मतलब ये हुआ मास दिया है, इसका मतलब वेट होगा नीचे mg, और बैलेंस कर रहे हो मतलब इतना फोर्स ऊपर लग रहा है। अब फोर्स निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा होगा, और प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आपको फोर्स अपवर्ड चाहिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड होनी चाहिए। तो नो डाउट इसमें आप यहाँ पर एक प्लेट रख दीजिए जो पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो गई अपवर्ड, और ऐसे करके फोर्स लगेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो F की वैल्यू जाएगी Q इंटू E, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब QE इज इक्वल टू ऑफ mg। प्रोटॉन बोला तो प्रोटॉन का चार्ज तो कितना होता है E इंटू कैपिटल mg। तो इंटेंसिटी की वैल्यू जाएगी mg अपॉन स्मॉल।
इसमें बच्चों वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। और वैल्यू क्या रखोगे आप समझ रहे हैं ना बात। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 27 G10 और E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19। तो मेरे ख्याल से यही वैल्यू उसकी दी है, चलो 1.7 दिया है, ठीक है 1.7 कर लो, यहाँ पर फिर G 9.8 कर लो। अरे यार अब पहले दो यार 10 जैसा चल रहा था कैलकुलेशन, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, कैंसिल तो E इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 to the power minus 26 प्लस 19, मतलब आपका आंसर आना चाहिए 10 to the power कितना हो गया बच्चों 26 19 17 माइनस 7 कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए न्यूटन पर कूलम और किस तरफ होनी चाहिए अपवर्ड 10 to the power माइनस, ये आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन जो है ना बच्चों उसमें बोला है 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q and minus 3Q are placed at some distance apart. If the electric field at the location of capital Q is E, then at the locality of minus 3Q, 2 point charges capital Q minus 3Q are placed at some distance apart. If the electric field at the location of capital Q is E, then at the location of E dash question mark। अरे भाई यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी वजह से होगी सेकंड चार्ज की वजह से, और यहाँ इंटेंसिटी फर्स्ट चार्ज की वजह से। यदि मैं इसको बोलूँ फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, तो इस लोकेशन पर इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी -3Q की वजह से, जो कि कितनी है E। तो मतलब at 1 E is equal to 9 into 10 to the power 9 3Q by R square। इस लोकेशन पर जो भी इंटेंसिटी है वो 3Q चार्ज की वजह से होगी। तो इंटेंसिटी E is equal to होता है 9 into 10 to the power 9 into चार्ज upon R square। इसका मतलब है E upon 3 is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q by R square। जबकि सेकंड लोकेशन पर जो इंटेंसिटी होगी वो फर्स्ट की वजह से होगी। तो एट लोकेशन 2 इंटेंसिटी सपोज E डैश, तो क्या बोलोगे 9 into 10 to the power 9 into चार्ज Q by R square। इसका मतलब E डैश, इसका 2 बोल दीजिए by 1 and 2 E dash is equal to E by 2। ये आ गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में there is an electric field E in X direction if work done on moving a charge 0.2 coulomb to a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with the X axis। okay, ये X axis अच्छा क्यों लिख रहा है यार, X एक्सिस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, और एक लाइन है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है।
There is an electric field E in the x direction. If work done on moving a charge 0.2 coulomb to a distance of 2 meter along a line, यहाँ से कितना distance 0.2 meter, 0.2 meter along the line, making an angle 60 degree with the x-axis is 4. Work done की value, work done की value हमको given है 4 joule. What is the value of E? What is the value of? भाई यहाँ से चार्ज को यहाँ तक मूव करवाया, समझे? कौन सा क्वेश्चन है? 17. और चार्ज वो भी 0.2 कूलम का है टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. यहाँ से यहाँ मूव करवाया. तो वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू V. पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा बच्चों. हमको जो है चार्ज की वैल्यू निकल आएगी. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17. तो यदि हम लोग बात करें तो हमको वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी. वर्क डन क्या करोगे भाई? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो भाई वर्क डन जो है वो तो हमको समझ में आ रहा है कि 4 जूल गिवन है. और यदि हम ऐसा कर दें इसको, W इज इक्वल टू Q इनटू E इज इक्वल टू क्या होता है? डेल V बाय डेल X. मतलब E इनटू डेल X इज इक्वल टू डेल V. और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल X का डॉट प्रोडक्ट है. तो डेल V की जगह हम लोग लिख सकते हैं E डॉट D. हाँ आ जाएगा, अब आ जाएगा बच्चों. एक्चुअली में क्या होता है कि हमको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल V बाय डेल X. यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E इनटू डेल X इज इक्वल टू डेल V. अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डेल X वेक्टर है और ये स्केलर है. इसका मतलब ये एक्चुअली में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल X का डॉट प्रोडक्ट. तो ऐसा कर सकते हो. तो W इज इक्वल टू Q इनटू E डॉट D को क्या लिखोगे? E इनटू D इनटू cos थीटा. अब यहाँ वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा. तो वर्क कितना दिया हमको? 4 जूल. चार्ज कितना दिया? 0.2. क्या फाइंड करना है हमको? क्वेश्चन नंबर 17. इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्प्लेसमेंट D कितना है? 0.2. cos थीटा कितना है? cos 60. cos 60 1/2. ये हो रहा है 4. यहाँ पर 1/2 से 2 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम. 200 न्यूटन पर कूलम. और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब क्वेश्चन नंबर 17 जो है
उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उससे कोई मिस्टेक हुई है क्या बच्चों? कैलकुलेशन मिस्टेक 0.2 cos 60 4 into cos 61/2। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो कितना 2 मीटर है। डिस्टेंस जो है वो कितना है 2 मीटर 4.2। ठीक है, तो फिर तो क्या हुआ, cos 61/2 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 4/0.2 इक्वल टू 40/2 20 न्यूटन पर कूलम। 20 न्यूटन पर कूलम आना चाहिए था हमारा आंसर। 20 न्यूटन पर कूलम वाला कोई ऑप्शन इसमें नहीं है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो इसका मतलब फिर नन ऑफ दीज वाला आंसर डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद 17 के बाद पूछा है आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 18 4 equal charges capital Q are placed at 4 corners of a square of side A. Work done in removing a charge minus Q from center to infinity. ये जो है ना 4 चार्जेस बोला है, कैपिटल Q ये यहाँ पर 4 equal charges capital Q are placed at the 4 corners of a square of each side is A. Work done in removing a charge minus Q from center to infinity. यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? यदि ये A है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? डायगोनल ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम a√2। हाफ करोगे तो a√2/2 मतलब a/√2 हो जाएगा, a/√2। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल। तो B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1/4 pi epsilon naught into Q upon this distance a/√2। ये √2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4√2 into 1/4 pi epsilon naught into Q/A। और v इज इक्वल टू होता है बच्चों W/Q। v इज इक्वल टू होता है W/Q, जिसमें अपन ना Q चार्ज को Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाते हैं, तो उसमें कितना वर्क होता है अपन जरा निकाल लें टेस्ट चार्ज को लाने के लिए। So test charge V is equal to W/Q0. What is V? Electric potential at center. What is W? For bringing test charge from infinity to center. Infinity से center तक test charge को लाने में किया गया वर्क। तो इसका मतलब वर्क W is equal to test charge into potential। So W is equal to Q0 into 4√2 1/4 pi epsilon naught Q/A। यदि टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाओगे तो आपको इतना वर्क जो है वो करना पड़ता है। समझे? लेकिन अब यदि टेस्ट चार्ज Q0 की वैल्यू -Q होती तो कितना वर्क करना पड़ता? तो Q0 की जगह -Q रख दो,
4√2 into 1/4 pi epsilon naught into q by a। यहाँ पर बच्चों ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू -√2 into q square upon pi into epsilon naught into a। इतना वर्क जो है ना वो आपको करना पड़ता। अब आप बातों को थोड़ा सा समझें तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये जो हम निकालते हैं इसमें हम बोलते हैं वर्क डन, और लेकिन आंसर बता रहा है नेगेटिव। इसका मतलब हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा। यदि हम नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से सेंटर तक लाते हैं तो हमको वर्क इसका मतलब मिलेगा। कितना वर्क मिलेगा? ये जो बॉक्स में लिखा है इतना वर्क हमको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम खुद खींच के ले आएगा, हमको नहीं वर्क करना पड़ेगा। नेगेटिव वर्क का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। अब इसका अपोजिट सोचो आप, ये जो चार्ज Q था ये सेंटर पर रखा था -Q, और इसी को आपको यहाँ सेंटर से उठाकर इंफिनिटी पर ले जाना है, तो इसका मतलब हमको वर्क मिलेगा नहीं, आप वर्क करना पड़ेगा। तो यही आंसर आएगा, लेकिन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, +√2 into q square by pi into। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों ये? 18। तो 18 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमने वर्क तब निकाला जब हम इंफिनिटी से सेंटर पर लाते हैं, और वो वर्क नेगेटिव आ रहा है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि इंफिनिटी सेंटर पर नहीं लाना, सेंटर से इंफिनिटी पर ले जाना है, तो इसका मतलब अपोजिट वर्क हो गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आंसर W इज इक्वल टू +√2 into q square upon pi into epsilon naught into। ये होगा करेक्ट आंसर। नेगेटिव की जगह पर बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। इंफिनिटी से भी सेंटर तक लाते तो फिर नेगेटिव आंसर होता, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ता। लेकिन सेंटर से इंफिनिटी पर ले जाना है, इसलिए पॉजिटिव वाले आंसर। ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। और आज जो है बच्चों इस वीडियो में मैं इतने ही डाउट बताऊंगा, अगले वीडियो में बाकी बचे हुए।